हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो हम लोग यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज का टॉपिक हमारे पास रहने वाला है ऊर्जा के स्रोत। इससे कुछ रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? देखते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा रहने वाला है। तो देखो, इसका आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बायोगैस ईंधन का स्रोत ये नहीं है। देखो, लकड़ी का प्रयोग करके बायोगैस ईंधन बनाया जा सकता है, गोबर गैस से भी बायोगैस ईंधन बनाया जा सकता है। और अगर बात करें कोयले से, तो कोयले में एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं अवायवीय किण्वन। इसके माध्यम से बायोगैस का यहाँ पर उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इससे नाभिकीय ऊर्जा जो होती है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो सबको पता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस नहीं है? तो ग्लोबल वार्मिंग करने वाले गैसों की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, तो उसका कारण क्या होता है यहाँ पर? तो आपको पता है तारों में नाभिकीय संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या चीज़? तो कैडमियम की छड़। कौन यहाँ पर नियंत्रित करता है? तो कैडमियम की छड़ नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है, तो कितनी मुक्त होती है ऊर्जा? तो आपको ध्यान रखना है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशालतम स्रोत क्या है? तो सभी को पता है यहाँ पर सूर्य है। क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बॉक्स नुमा सौर कुकर जो होता है वो 3 से 4 घंटे के अंदर उसका तापमान कितना हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पर पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, डेनमार्क एक देश है जिसको पवनों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पर विद्युत का उत्पादन कर सके? तो आपको ध्यान रखना है, कम से कम पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर वो विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, जनरेट करेगा, उत्पादन करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से कौन कौन से हैं? क्या यहाँ पर कोयला है, क्या यहाँ पर लकड़ी है, क्या यहाँ पर गोबर गैस है, या फिर ये सभी हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन नंबर ए जो कोयला है ये जीवाश्म ईंधन होता है, लकड़ी गोबर गैस ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, तो यहाँ पर बात करेंगे सामान्य स्रोत कौन सा था? तो लकड़ी, लकड़ी जलाकर ही ऊष्मा प्राप्त की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कार्य करने की दर, तब आप शक्ति बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। गोबर गैस एक प्रकार की है, क्या है? प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या चूल्हा? तो यहाँ पर आपका बायोगैस है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो यहाँ पर आपके पास है सौर ऊर्जा। कौन यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें कितने प्रतिशत मीथेन गैस पाई जाती है? तो इसमें 75% मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए ये एक उत्तम ईंधन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है यहाँ पर जीवाश्म ईंधन, तो हाँ यस, ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म ईंधन, बाकी सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य यहाँ पर सौर सेल का होता है। किसका होता है? सौर सेल का होता है। आपने देखे होंगे सोलर पैनल्स आपके घर में लगे होते हैं तो वो सौर सेल से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक उत्तम ईंधन है, इनमें से उत्तम ईंधन कौन सा है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर डी जैव गैस यहाँ पर इनमें से सबसे उत्तम ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, यहाँ पर क्या है? नरोरा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में यहाँ पर स्थित है। देखो हमारे देश में ज़्यादा यहाँ पर विद्युत संयंत्र नहीं है, कुछ चीज़ के नाभिकीय विद्युत संयंत्र उनमें से कुछ ही हैं और कुछ हमने यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के स्रोत होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हमसे कह रहा है किस प्रकार के स्रोत होते हैं? तो ये अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। कैसे स्रोत हैं? अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध यहाँ पर नर्मदा नदी पर बना है। किस पर बना है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आप ध्यान रखेंगे कौन सी नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर बना है। कहाँ पर बना है? भागीरथी नदी पर बना है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखते हैं, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? तो 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 24, सौर सेल बनाने के लिए कौन से यहाँ पर तत्व का प्रयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, तांबा या सिलिकॉन? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है जो कि एक अर्धचालक है। रुको, अर्धचालक की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये एक उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो यहाँ पर आपने अगर समुद्र के किनारे क्या करे हैं? बांध बनाए हैं जिसमें ज्वारीय ऊर्जा यानी कि पानी आता है ज्वार के रूप में वहाँ जमा हो जाता है और वहाँ पर फिर इससे किस प्रकार की ऊर्जा बनाई जाती है? तो यहाँ पर आपको पता है विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। टरबाइन घुमाएंगे तो विद्युत ऊर्जा बनेगी भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, OTEC ओशियनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, ये क्या है? ओशियनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो ये विद्युत संयंत्र होते हैं ये तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर, मतलब इन दोनों का अगर बात करें कि 2 किलोमीटर के रेंज में जो ताप में अंतर आने वाला है वो कितना हो लगभग। ठीक है, तो तभी जाकर वहाँ पर क्या होती है? एनर्जी बनती है। तो ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी जाकर OTEC यहाँ पर एनर्जी बनती है। ठीक है ना, विद्युत एनर्जी में कन्वर्जन यहाँ पर बात हो रही है। ओशियनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो है इसका नाम होता है, तभी जाकर यहाँ पर एनर्जी बनेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम यहाँ पर नाभिकीय संलयन पर काम करती है। किस पे काम करती है? नाभिकीय संलयन पर काम करती है। और परमाणु बम बोला जाए तो नाभिकीय विखंडन पर काम करेगी। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखना है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 29, राणा सागर जो विद्युत राणा प्रताप सागर विद्युत संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 31, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में स्थित। एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 32,
कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। और ये आपके ऊर्जा से रिलेटेड कुछ स्रोत थे जिनसे रिलेटेड हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए। आई होप आप लोग इनको याद कर रहे होंगे, आप लोग अच्छे से अभी तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपसे किसी और टॉपिक से रिलेटेड मैं यहाँ पर एमसीक्यू डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।